ग्लिम्प्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार भारत अनादिकाल से ही हिंदुओं का देश है। यदि यह कहा जाए कि मानव सभ्यता के आरंभ में जहाँ जहाँ तक सभ्यता का प्रसार हुआ वहाँ तक का विश्व भारत ही था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैदिक ऋषियों ने मानव की प्राचीन सभ्यता को वैदिक संस्कृति प्रदान की तथा जहाँ जहाँ तक सभ्यता का प्रसार हो गया था वहाँ तक की धरती वैदिक यज्ञों के सुवासित धूम्र से महक उठी थी। हमें स्मरण रखना चाहिए कि वेदों के शुद्ध अवशेष भारत में नहीं अपितु जर्मनी में पाए गए थे, जहां से इन्हें पुनः भारत लाकर भारतीयों के लिए उपलब्ध कराया जा सका। यूरोपीय भाषा परिवार की लगभग सभी भाषाओं में संस्कृत के अपभ्रंश शब्दों की भरमार है। यथा मैन, मनु, वुमैन, वामा, काऊ, गऊ, बुल, बैल, डाइटी, देवता, डिवाइन, दिव्य, वैन, वाहन, मदर, मातृ, फादर, पितृ, ब्रदर, भ्रात, सन, सुनपुत्र, ग्रास, घास, ट्री, तरु, सिलिकॉन, शिलाकण, एडमिनिस्ट्रेशन, आदिम निदर्शन, बोट, पोत, चैरियट, रथ, कॉट, खाट, बैलेंस, बलांश, डोर, द्वार, वन, ऊन। संस्कृत में ऊन का अर्थ एक होता है, टू, द्वि, थ्री, त्रि, स्वाइन, सुअर, वाइन, वारुणी, वाइड, वृहद, सेकेंड, क्षण, कैमल, कम्मिलक आदि। इस प्रकार और भी प्रमाण मिल जाएंगे जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि मध्य एशिया एवं यूरोप के कई देश अत्यंत प्राचीन काल के सांस्कृतिक भारत ही हैं। ईसा के जन्म से 563 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। पश्चिम में ये संदेश हिंदुकुश पर्वत के इस पार अर्थात अफगानिस्तान तक सीमित रहे, जबकि उत्तर में भूटान, तिब्बत और चीन, पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में बर्मा, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, इंडोनेशिया, कंबोडिया, सोमाली आदि देशों तक गए। दक्षिण में श्रीलंका ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों को ग्रहण किया। जहां जहां तक महात्मा बुद्ध के संदेश गए वहां तक भारतीय संस्कृति का नए सिरे से प्रसार हुआ। इस दृष्टि से भी इन्हें सांस्कृतिक भारत ही माना जाना चाहिए। एक बार भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि भारत एक उपमहाद्वीप नहीं, महाद्वीप है। यह एशिया से जुड़ा हुआ होने के कारण उपमहाद्वीप प्रतीत होता है। जब तक इसे महाद्वीप के रूप में नहीं देखा जाएगा तब तक इसकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। भारत महाद्वीप की तुलना यूरोप महाद्वीप से की जा सकती है। लंबाई चौड़ाई में बहुत अंतर नहीं। जातियां, भाषाएं, उपभाषाएं, धर्मों की संख्या भी लगभग उतनी ही है। वर्तमान समय में ईरान से बर्मा तक के क्षेत्र में 8 देश स्थित हैं। इनमें से पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भारत, चौथा भूटान, पांचवां नेपाल, छठा बांग्लादेश और सातवां म्यांमार है, जबकि 8वां तिब्बत चीन में विलुप्त हो चुका है। श्रीलंका भी किसी समय भारत का हिस्सा था। अशोक के समय से लेकर औरंगजेब के समय तक अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, किंतु अंग्रेजों के भारतीय राजनीतिक आकाश में ताकतवर बनकर उभरने से काफी पहले वह भारत से अलग हो चुका था। अफगानिस्तान में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाई हुई गुफाएं तथा उनमें उकेरी गई भगवान बुद्ध की मूर्तियां अभी तक मौजूद थीं, जिनमें से कुछ मूर्तियों को मार्च 2001 में तालिबानी आतंकवादियों ने तोपों से गोले बरसाकर बर्बाद कर दिया तथा इन मूर्तियों के वहां बनाए जाने के प्रायश्चित स्वरूप 100 गायों का वध किया। तालिबानियों को छोड़ दें तो आम अफगानी आज भी हिंदी भाषा बोलता है। अफगानियों की हिंदी भारत के कई प्रांतों में बोली जाने वाली हिंदी से अधिक स्पष्ट है। भारत की पहचान रहा तक्षशिला अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान में स्थित है। नेपाल, तिब्बत, बर्मा और श्रीलंका हमसे अंग्रेजों के शासन के दौरान अलग हुए, किंतु पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे ठीक उस दिन अलग हुए जिस दिन अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना था। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से 2 टुकड़ों वाले एक देश के रूप में अलग हुए थे, जिनमें से एक टुकड़े को पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था तो दूसरे को पूर्वी पाकिस्तान। बाद में ये दोनों टुकड़े भी आपस में झगड़कर 2 राष्ट्रों के रूप में अलग हुए, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश। भारत से पाकिस्तान के अलग होने का आधार सांप्रदायिकता था। अतः हमें पाकिस्तान बनने के इतिहास से पहले सांप्रदायिकता की उस आग के इतिहास को समझना होगा जिसने पाकिस्तान का निर्माण किया। अगली कड़ी में देखिए इस्लाम का राजनीतिक स्वरूप। धन्यवाद। जय हिंद।